तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज अपन निकले हैं, ये मॉर्निंग राइड में अपन कर रहे हैं। अभी बजा होगा सुबह की कुछ 6 साढ़े 6 बजे। तो आज मैं निकल गया मॉर्निंग राइड करने, जल्दी उठ गया था सुबह तो। और यार आज की इस वीडियो को बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज की इस वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना तुम लोग। आज मैं अपनी बाइक के में N150 जो हमारी प्यारी N150 है, उसमें क्या क्या मुझे इश्यूज़ फेस करने को मिले हैं और क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स मैं बताने जा रहा हूँ। ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 10-12 पॉइंट होंगे। तो भाई वीडियो तुम स्किप बिल्कुल मत करना, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। आज मैं जो पॉइंट डिस्कस करूँगा भाई, उस पॉइंट से तुम लोग अपना बाइंग डिसीजन बना सकते हो कि तुम्हें बाइक लेनी है कि नहीं लेनी है। और जिनके पास है वो जो भी ये इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, मैंने बहुत लोगों के कमेंट पे देखा है कि वो बेचारे इश्यूज़ फेस कर रहे हैं। तो भाई मैं इश्यूज़ के साथ साथ आज इन सब सारे इश्यूज़ का सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ। तो भाई पूरा वीडियो ध्यान से देखना। थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला, आई नो डैट, लेकिन पूरा वीडियो देखना और इसके बिल्कुल मत करना। और भाई वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। हम लोग 700 की फैमिली बहुत जल्दी पूरी करने वाले हैं। 694 सब्सक्राइबर्स अभी हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से 6 बंदे और सब्सक्राइब कर लो यार, तो 700 की फैमिली पूरी हो जाए। फिर जल्दी से भगवान ने चाहा तो 1000 सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो जाएंगे। आप लोग की भी उसमें हेल्प चाहिए यार। आप लोग अगर हेल्प करोगे तो 1000 सब्सक्राइबर जल्दी पूरे हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 90 से ज़्यादा % लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लेकिन वीडियोस देखते हैं, तो ये देख के दुख होता है। तो चलो फिर फटाफट अपना मुद्दे पे आते हैं और टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। तो अभी स्टार्ट करता हूँ पॉइंट 1 से। तो पॉइंट 1 हमारा है कि इसमें इशू है वाइब्रेशंस के बाइक में हमारे। तो भाई वाइब्रेशंस जो बाइक में है वो बिल्कुल भी नहीं है। टिल द स्पीड ऑफ 110 में आपको बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं मिलेंगे। 110 के ऊपर, 1010 का मैं बोल रहा हूँ, 1010 तो जाएगी भी नहीं। तो 110 की स्पीड तक आपको इस बाइक में बिल्कुल भी वाइब्रेशंस फील नहीं होंगे। बहुत रिफाइन इंजन है, बिल्कुल भी वॉबलिंग इशू नहीं होगा, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, जब 110 के ऊपर आप जाओगे, अगर आपका वेट कम है, तो पतले राइडर्स जो होते हैं जैसे 60 हो गया, 65 के नीचे वाले जो हैं, ठीक है, तो उन राइडर्स को 110 की स्पीड के बाद हल्की वाइब्रेशंस फील होंगी और हल्का फुल्का वॉबलिंग इशू भी फील होगा। तो 110 के बाद ये मैंने फ़ील किया था, क्योंकि अभी जब मैं लॉन्ग राइड पे गया था तो। और इसकी एक चीज़ और है यार, मेरी इस बाइक में गियर फंसते हैं। लाइक पहला गियर, दूसरा गियर तो ठीक है, तीसरा गियर इसका फंसता है। जब नई बाइक आई थी, लिया था मैंने, तब एक बार बाइक गिरी थी तो इसका क्लच हैंडल मुड़ गया था। तो फिर जब मैं गया था बनवाने तो लोगों ने बोला कि अभी रहने दीजिए, नई बाइक है, तो होता है नज़र कटिंग का काम करता है, तो फर्स्ट सर्विसिंग में चेंज कराइएगा। तो मैंने फर्स्ट सर्विसिंग में वेट किया था, फर्स्ट सर्विसिंग में मैंने बाइक का क्लच चेंज कराया था, क्लच लीवर। तो कुछ दिन तक तो ठीक चला, लेकिन मेरी बाइक में गियर फंसता है। तो ये मुझे इशू थोड़ा सा इसमें लगा। मेरी बाइक में है कि सबके N150 में ये है, मुझे नहीं पता, तो बताना। बाकी शायद लुब्रिकेंट चेन वगैरह सही से करूँ तो हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है हमारा इंजन साउंड का। तो भाई ये चीज़ है इसमें प्रॉब्लम कि इंजन इसको ओवरहीट करता है और बहुत ज़्यादा ओवरहीट करता है। अगर जो बंदा यूपी से देख रहा होगा, यूपी दिल्ली का, ये मैं तो देहरादून रहता हूँ, यहाँ तो मौसम फिर भी यूपी दिल्ली से बहुत बेटर है। लेकिन जो भी भाई हमारा यूपी दिल्ली का होगा, वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो भाई इसका इंजन बहुत ज़्यादा ओवरहीट करता है। ये तो फैक्ट बात है, सबकी सब जो राइडर्स हैं N150 को सब जानते हैं। तो यार ये देखो, अगर इसको जैसे चलाओ ना, 8-10 किलोमीटर चला लो सिटी में, तो उसके इंजन का साउंड चेंज कर देता है। तो ये इसमें इशू है। इसका सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। इसका सोल्यूशन भाई सिंपल है। पहली 2 सर्विसिंग हो जाए, तो 2 सर्विसिंग के बाद तुम इसका इंजन ऑयल चेंज करवा सकते हो। मैं तो रिकमेंड करूँगा तीसरी बात करा लो, चाहे दूसरी की बात करा लो, लेकिन दूसरी बात ही करा लो, तीसरा तक जाओ मत, दूसरे सर्विसिंग के बाद ही करा लो, क्योंकि दूसरी सर्विसिंग तक आप लोग 4-5 हज़ार किलोमीटर चल चुके रहोगे। तो इसमें मैं कहूँगा मोटूल का इंजन ऑयल आप लोग डालो, ठीक है। DTSI बजाज के बिल्कुल मत डालो, मोटूल का इंजन ऑयल डालो, सबसे बेस्ट है इसके लिए। वो इसकी हीटिंग काफ़ी हद तक कम कर देता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा टेपर्ड साउंड का। तो भाई देखो, टेपर्ड साउंड इसका मेरी यूनिट में कुछ ज़्यादा ऐसे आवाज़ नहीं कर रहा है, कुछ यूनिट में कर रहा होगा, जिनके में कर रहा है। तो भाई आप तुरंत जाके उसका सर्विस सेंटर से सोल्यूशन करा लो, चेंज वगैरह करा लो इंजन खुलवा के। लेकिन मेरे में तो टेपर्ड साउंड नहीं कर रहा है नॉर्मली। हाँ, हाई क्या कहते हैं RPM और हाई राइडिंग के बाद,
ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मैं भी बोलते बोलते एकदम, मतलब कि यार ज़्यादा चलने के बाद जब इंजन ओवर हीट कर जाता है तो टेपेड देखो सारी बाइक में आवाज़ करता है, तो इसमें भी करता है, लेकिन ऐसा आवाज़ नहीं करता है कि आपको बहुत ज़्यादा ही अनोइंग करे। ठीक है, तो एज मैं कहूँगा नॉर्मल सी मुझे लगा, एनोइंग जैसा बिल्कुल भी नहीं लगा। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट है हमारा इसका सस्पेंशन। उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो भाई देखो यार, इसका सस्पेंशन जो है जब डिफ़ॉल्ट पे आता है वो लेवल 5 पे आता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जैसे सिटी राइड में जब हचका लगता है पॉटहोल्स वगैरह पे, तो ये अकेले बंदे को आराम देता है। ठीक है, पीछे पिलियन भी बैठता है, अगर उसका वेट कम है, ऐसा किसी को बैठा रहे हैं, वो बंदा 70 किलो तक है मान लो। ठीक है, तो अपन राइड आप करते रहोगे सिटी वगैरह में हल्के फुल्के झटके वटके में, तो आपको इश्यूज़ नहीं मिलेंगे। लेकिन जहाँ आपने थोड़ा हैवी बंदे को बैठा लिया, ठीक है, मान लो 80 किलो का बंदा हुआ, 90 किलो का बंदा, तो आपकी बाइक पीछे से पूरी दब जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसका सस्पेंशन को ट्यून कराया था। मैंने इसका सस्पेंशन को राइस करवाया है, 7th पॉइंट पे ले गया, एकदम हार्ड करवाया है, या इसका वीडियो मैंने डाल रखा है, आप लोग देखिएगा पुराने वीडियोज़ है मेरे, तो एक तरह से उसका भी मैं रिव्यू बता देता हूँ। तो यार जब सस्पेंशन मैंने इसका ट्यून करवाया तो गाड़ी बहुत हद तक स्टेबल हो गई, और इतनी स्टेबल होगी, इतनी स्टिफ लगने लगी कि भाई मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी इसकी राइड क्वालिटी लगेगी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा हद तक लगा मुझे इसका ये सस्पेंशन यार रिव्यू कराने के बाद। भाई आज क्या हो गया, मैं बोल ही नहीं पा रहा यार, पता नहीं क्या है, ध्यान गाड़ी चलाने कहाँ है, कोई नहीं, चलो करके चलो। आज सुबह से मैं गाड़ी की शक्ल भी नहीं देखा हूँ, पर चलो अपनी गाड़ी की शक्ल देख लूँ। बस मैंने गाड़ी उठाई चलाने लगा। आप लोग भी वो गाड़ी की शक्ल देख लो यार, इसका रैप भी देख लो आगे से फेस। इसके रैप का भी मैं कहानी बताऊंगा अभी आप लोग को, क्या है एंड में बताऊंगा इसकी। क्या प्यारा लुक आ रहा है भाई, इतना प्यारा लुक भाई अगर किसी भी N150 का आ जाए ना तो बताना मुझे, कितना प्यारा लुक किसी भी N150 का नहीं आएगा जैसे मैंने मॉडिफाई करवाया है। भाई 100% लीगल मॉडिफिकेशन है, और सबसे बेस्ट और लोडेड मॉडिफिकेशन है, पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा जो मैंने मॉडिफिकेशन कराया है। और ये वीडियो मेरे मॉडिफिकेशन का यूट्यूब पे पड़ा है, जाके देख लेना। जैसा ये मैंने मॉडिफाई कराया है ना, पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलने का ऐसा मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो चलो अब सस्पेंशन की बात को कंटिन्यू करते हैं। तो यार जब मैंने इसको ट्यून करा लिया तो इस पर क्या है, जब पिलियन के साथ बैठोगे तो बहुत कंफर्टेबल लगेगा, बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा, कहीं भी हचका और नीचे से पीछे से गाड़ी का पहिया लगेगा नहीं, टकराएगा नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा। लेकिन जब अकेले चलोगे और अगर आपका वेट कम है, 70 से कम kg का है, तो भाई फिर आपको झटके ज़्यादा फील होंगे, जर्क, ठीक है, क्योंकि बाउंस बैक ज़्यादा करता है। तो ये एक मेरे दिखा इसमें। लेकिन भाई कॉर्नरिंग वगैरह पे, हाईवे राइड पे बहुत गाड़ी स्टेबल हो जाती है, ये प्लस पॉइंट है इसका। अब हमारा 5वां पॉइंट है, वो है परफॉर्मेंस का और पावर लैग का। तो देखो भाई, अगर आप अकेले राइड कर रहे हो इस बाइक पे, ठीक है, तब तो भाई आपको कहीं भी परफॉर्मेंस और पावर लैग नहीं दिखेगा। ठीक है, कहीं भी नहीं दिखेगा भाई, चाहे तुम सीधे पहाड़ों पे चलाओ चाहे जैसे चलाओ। लेकिन जहाँ आपने से पिलियन डाला, पिलियन बैठा आपका बंदा, पीछे सामान रखा, तो भाई हिल्स पे ना जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको पावर लैग दिखेगा, 110% दिखेगा। ठीक है, आप अगर दूसरे गियर पे भी गाड़ी चढ़ाओ, पावर लैग मारेगा, बहुत गंदा पावर लैग मारेगा। पहले गियर पे तो फिर भी चढ़ जाएगा, लेकिन अकेले हो भाई तो पहला, दूसरा, तीसरा गियर तक आराम से गाड़ी चढ़ जाती, कोई दिक्कत नहीं होती। तो मुझे लगता है सिंगल पर्सन राइडिंग के लिए गाड़ी अच्छी है, बेस्ट है। मैं मोस्टली सिंगल ही चलाता हूँ, दोस्त यार बैठ जाते हैं अपना, लेकिन जो बराबर सड़कें वहाँ बिल्कुल दिक्कत नहीं देता भाई। अभी मैं हरिद्वार ट्रिप गया था, मैं मेरा एक दोस्त भी, 2 लोग अपन गए थे, और भाई अब आप यकीन नहीं करोगे, 112 की टॉप स्पीड पकड़ा था, उसके ऊपर ही जाती, मैं तो गारंटी दे रहा हूँ 117 तक जाती है डबल लोग पे ले। वो तो ट्रैफिक का तो मुझे धीमा करना पड़ गया, ये अच्छा है। और छठा पॉइंट पे आते हैं। छठा पॉइंट है हमारा सीट कंफर्ट। तो भाई इसकी सीट कंफर्टेबल है, एज वेल एज थोड़ी सी हार्ड भी है। तो जिनको थोड़ा सा बैक वगैरह में प्रॉब्लम होती है भाई, तो आप लोग अपना एयर कुशनिंग वगैरह लगा लेना इसमें, क्योंकि सीट कंफर्टेबल है, लेकिन चौड़ी है, उससे कंफर्ट है, लेकिन हल्की सी हार्ड है, ये मुझे फील हुआ कि अगर आप इसमें 100-200 किलोमीटर की लंबी राइड करोगे ना, तो आपके बैक में दर्द होगा, क्योंकि मैंने किया था भाई, मैं लंबा राइड इस पर किया हूँ, हरिद्वार गया हूँ मैं देहरादून से, तो मुझे हल्का सा बैक में फील हुआ है। हालांकि मैं तो एकदम पीच स्ट्रेट करके चलाता हूँ, तो थोड़ा कम ही हुआ, लेकिन अगर आप थोड़े से वैसे झुक के चलाते हो वैसे, थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो आपको फील होगा। ठीक है, और 7वें पॉइंट पे आते हैं इसका एग्जॉस्ट के ऊपर। तो भाई इसका एग्जॉस्ट तो बहुत बढ़िया है, मैंने तो देखा यार कि जो स्टॉक एग्जॉस्ट है, स्टॉक एग्जॉस्ट होने पे भी इसका जो डेसिबल साउंड है वो 72 का है।
तो आप सोच लो 150 सीसी की गाड़ी है ये, 150 सीसी की गाड़ी में 72 डेसिबल्स का आपको स्टॉक साइलेंसर साउंड दे रहा है। तो आप भाई इससे ज़रा क्या ही बढ़वाओगे, 72 डेसिबल जब आपको स्टॉक में मिल रहा है तो आप बढ़वा के क्या ही कर लोगे, तब तो आपको 100 डेसिबल का लगवाना पड़ेगा, उसमें चालान कटेगा। तो भाई 150 सीसी के हिसाब से इसका एग्जॉस्ट बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा देता है। वो इंजन का इसका थोड़ा सा इशू है कि चलाने के बाद साउंड चेंज करता है, तो थोड़ा सा उसमें अटपटा सा लगता है, जो कभी बहुत अच्छी साउंड देता है, कभी ख़राब देता है, तो उसमें थोड़ा सा मूड ख़राब होता है। तो बाकी सब सही है। अब इसका 8वें पॉइंट पे आते हैं, बिल्ड एंड पेंट क्वालिटी। तो भाई बिल्ड तो इसका डिसेंट है, बहुत अच्छा नहीं है, तो मैं भी नहीं कहूँगा बहुत ख़राब है, डिसेंट है, क्योंकि कंपनी ने थोड़ी कॉस्ट कटिंग करी। लेकिन भाई पेंट, हालांकि पेंट जो इसमें मैं कहूँगा टैंक पे और हेड पे, भाई बजाज ने क्या कॉस्ट कटिंग करी है, क्या करा है, मैं तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं भाई। इतनी जल्दी स्क्रैच लगता है ना इसके पेंट पे, इतनी जल्दी कि मतलब कि आपका वो जो हाथ वाला स्प्रे नहीं होता है जो ऐसे लोकल मार्केट से मिलता है, मुझे लगता है उसकी क्वालिटी अच्छी है। हेड का भाई, हेड पे जो रैप देख लो ना भाई, वो मैंने रैप शॉक से नहीं करवाया है, मैंने पहले इस पर एक रैप कराया था, वो अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है, कार्बन फाइबर के साथ कराया था, तो अच्छा नहीं लग रहा था। जब उसको हमने हटाया तो वो पता क्या हुआ, वो हेड के पेंट के साथ निकल गया, जो फाइबर पे पेंट होता है उसके साथ निकल गया। फिर मेरे को ये मैट रैप कराना पड़ा ब्लैक वाला। तो भाई मतलब क्या पेंट क्वालिटी, इतनी जल्दी पेंट क्वालिटी थी, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा पेंट क्वालिटी लाइक होगा। मैं तो सोचा था कि ठीक ठाक होगा, लेकिन इतना भाई ऐसा होगा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बजाज को थोड़ा सा ये चीज़ तो अच्छी करनी चाहिए। भाई देखो मैं एकदम क्लियर रिव्यू दे रहा हूँ, एकदम बायस नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए। भाई मैंने पैसे लगाए, गाड़ी खरीदी है, तो मैं क्रिटिसाइज़ भी अच्छे से करूँगा। मुझे फोकट का बजाज वालों ने नहीं दिया है जो मैं उनकी तारीफ़ ही करता रहूँ, खाली पीली में किसी की तारीफ़ नहीं करता। जो चीज़ अच्छी है अच्छी है, जो चीज़ बुरी है बुरी है, मैं ऐसे करता हूँ भाई, ठीक है। तो ये हमारा पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी होगा। बिल्ड क्वालिटी इसकी ठीक है, ठुके ठकाएगी तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, खर्चे भी ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन हाँ यही सब है कि अगर गिरती पड़ती तो हैंडल वैंडल इसका टेढ़ा हो जाता है। मेरे लेफ्ट साइड का थोड़ा सा हैंडल बेंड है, मुझे फील होता है। ये जब नई नई गाड़ी आई थी लेफ्ट साइड ही गिरी थी, ठीक है। इसका हैंडल थोड़ा सा लंबा भी चौड़ा है भी है, क्योंकि देखो मैंने जुगाड़ करके ये लगाया है, हैंडल लीवर प्रोटेक्टर लगाए हैं, तो वो मैंने एक बोल्ट से इसके अंदर ही लगा दिया, जो साइड के जो हैवी वेट्स होते हैं ना उसके अंदर ही एडजस्ट करके। इसका भी वीडियो पड़ा है शॉर्ट्स में मेरे, तो जाके देख लेना। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं एक बार फिर से वीडियो में दिखा भी दूँगा, ठीक है। अब अपन आते हैं इसके 9वें पॉइंट पे। इसका 9वां पॉइंट है हमारा माइलेज का बाइक का। तो भाई देखो ये बाइक का जो माइलेज है पहली सर्विसिंग तक आपको कम ही मिलेगा, ठीक है। आपको लगेगा कि बड़ा कम माइलेज है, ये तो लिख के ले लो, क्योंकि देखो इंजन वगैरह खुलता है, ऐसा होता है, तो आपको कम मिलेगा। इसका माइलेज जो खुलता है वो सेकंड सर्विस के बाद ही खुलता है। आप सेकंड सर्विस के बाद इसका माइलेज अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो, अराउंड 45 से 50 के बीच में। और जहाँ तक सर्विस सेंटर वालों से मैंने बात करी थी कि मेरे को भी कम लगता था यार, मैं सोचता था कि 50 प्लस तो जाएगी। और पहले भी मैं मतलब कुछ लोग का वीडियो वगैरह देखा था, जब इस बाइक कंपनी लेने वाला था मैं, लेने से पहले तो लोग क्लेम करते थे कि 60 तक जा रही है, ठीक है। तो मुझे 60 की तो उम्मीद नहीं थी, कोई भी 60 का माइलेज देगी। 60 का माइलेज तो भाई स्प्लेंडर ही दे सकती है, लॉर्ड स्प्लेंडर हमारी, ये तो नहीं देगी। बट मुझे उम्मीद थी कि कम से कम 50 से ऊपर, 55 से ऊपर देगी। बट यार अभी उतना नहीं मिल रहा है मुझे, अभी 45 से 50 के बीच में मिल रहा है। तो जब मैंने बात करी तो बोले कि जब थर्ड सर्विसिंग हो जाएगी इंजन आपका अच्छे से रन अप हो जाएगा प्रॉपर, क्योंकि अभी मैंने कम ही चलाया यार। अब जाके पता है 3000 किलोमीटर मैंने पूरे किए, तो मेरा गाड़ी थोड़ा सा कम ही चलता है, तो ये बात है। लेकिन जब हुआ कंपनी ने बोला कि आप जब 5-10 हज़ार किलोमीटर चला लोगे थोड़ा खुल जाएगा, थर्ड सर्विसिंग हो जाएगी, तो आपको ग्रेजुअली 5-10 किलोमीटर की माइलेज बढ़ेगी। तो लेट्स सी जब मैं थर्ड सर्विसिंग कराऊंगा तो कितना माइलेज इंक्रीज़ होता है। बाकी जो लोग अगर अपने भाई दोस्त थर्ड सर्विसिंग के बाद क्या एक्सपीरियंस उनका बताना, जो मुझसे पहले ले रखे हैं। तो माइलेज तो इसका यही है भाई, 50 के अंदर ही मिल रहा है अभी मुझे खुद 50 के अंदर मिल रहा है। हाई स्पीड राइडिंग में तो भाई अगर बहुत हाई आरपीएम पे चला रहा हूँ तो 40 ही तक एक्सपेक्ट करो, उसके ऊपर जाए भूल के ही मत करो भाई, सपने में मत सोचना कि 40 के ऊपर आपको हाई आरपीएम पे दे देगा। मैं मिड आरपीएम की बात कर रहा हूँ तो 50 तक दे देता है, वो भी सिटी वाले में। हाईवे पे तो भाई थोड़ा हाई आरपीएम पे कम ही देता है, स्पीड में चलाता हूँ, क्योंकि मैंने अभी राइड किया था, तो मैं अभी लेटेस्ट एक्सपीरियंस ही अपना शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ। अब इसके 10th पॉइंट पर आते हैं। हमारा 10th पॉइंट है भाई इसका लॉन्ग राइड रिव्यू, ठीक है। तो भाई लॉन्ग राइड के लिए तो मुझे इतनी भरोसेमंद ये गाड़ी नहीं लगती, टू बी ऑनेस्ट, सच बता रहा हूँ भाई। मैंने ये बाइक ली थी कि हर पर्पस पूरा हो जाए, लाइक चूँकि मम्मी पापा लोग बोल रहे थे कि भाई ऐसी गाड़ी लो जिससे फैमिली भी, हम लोग भी आराम से बैठ सकें। नहीं तो मैं तो भाई टू बी ऑनेस्ट मैं गया था कि लाइक मैं ले लूँगा N250, ठीक है। बट N250 मैंने देखा कि क्या कहते हैं, पापा बोले नहीं बहुत बड़ी गाड़ी हो रही है, माइलेज वगैरह उतना नहीं देगी, तो थोड़ा सा क्या कहते हैं वो इको फ्रेंडली गाड़ी लो।
जो ठीक है, जो थोड़ा सा दे। तो फिर मेरा मूड बना था कि अपन लेंगे N160 जो नई वाली UST वाली निकली है, ठीक है। लेकिन यही हुआ कि वो भी रिजेक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि उसकी सीट वैसी थी, स्प्लिट सीट भी बहुत उठी हुई थी। तो भाई घर वाले देख के हम कैसे बैठेंगे सिंगल सीट वाली लो करके। तो अब मैंने कहा कोई नहीं, चल यार N150 भी तो सेम ही डिज़ाइन की है। डिज़ाइन भाई एकदम देखो सेम है, लुक एकदम सेम है। अगर हम तीनों एक साथ सामने से खड़ी कर दे, सामने से बंदा कोई देख के नहीं बता पाने का कि N150 कौन सी है, 160 कौन सी है, 250 कौन सी है। तो मैं कहा चल कोई ना, N150 अपना उठा लेते हैं, ठीक है। इसमें किक भी मिल गया, तो मैं कहा चलो किक भी है, फ़ायदा ही होगा किक से, क्योंकि कभी मान लो सेल्फ ख़राब हो गया तो ये अपन इसलिए ले लिए थे इसको। तो भाई ये सिटी के लिए तो मैं कहूँगा बढ़िया है, क्योंकि मैं डेली ऑफिस वगैरह जाता हूँ, तो ऑफिस वगैरह के काम वाम के लिए तो चलो मेरे लिए ठीक है। मैं सिटी में अपना क्या कहते हैं कम्यूट करने के लिए थोड़ा बहुत से शहर में अपना घूम घाम लिए। और लॉन्ग राइड के लिए भाई मैं इसके मैक्सिमम 100-200 किलोमीटर तक तो चलाऊँ, तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का इश्यूज़ तो फील हुआ, जैसे इंजन ओवरहीट का, और गियर भी एक दो बार फंसा, ऐसे क्लच प्लेट भी खच कर रहा था। तो वहाँ मुझे नहीं पता, शायद मेरी गाड़ी में ही हो, मैं ठीक करवा लूँ तो शायद सही हो जाए। पूरी गाड़ी को मैं ब्लेम नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये चीज़ फील हुई थी, ठीक है। इंजन ओवरहीट तो हो रहा है इसका, ये तो भाई होता है इसका। मैं अभी इस बार तो इसका इंजन ऑयल चेंज कराऊँगा, मोटू का डालूँगा। अभी बजाज का ही इसमें डाला हुआ है, क्योंकि अभी इंजन ऑयल चेंज नहीं कराया था मैंने सेकेंड सर्विसिंग में। तो भाई लॉन्ग राइड के लिए अगर आप लोग करना चाह रहे हो ना, ऐसे 1000-2000 जैसे लोग टूरिंग वूरिंग पे जाते हैं, तो भाई ठीक है, गाड़ी ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा धोखा दे देगी, चलेगी आपका। भाई देखो धोखा तो कोई भी गाड़ी दे सकती है, आप 1000 सीसी की भी लेके चले जाओ, कोई भी लेके चले जाओ, गड़बड़ होना होगा तो भाई कोई भी गाड़ी हो जाने की। सही चलना होगा तो प्लेटिना से भी आप कन्याकुमारी चले जाओ, कश्मीर चले जाओ पूरा। तो भाई देखो, लेकिन एज ए पर्सनल मैं तो यही कहूँगा कि इतना भरोसा मुझे नहीं होता, ठीक है भाई, इतना भरोसा मुझे नहीं होता। 100-200-300 किलोमीटर तक तो मैं कहूँगा ठीक है, कोई नहीं चले जाओ। जैसे मैं देहरादून रहता हूँ भाई, तो देहरादून से अगर मुझे ऋषिकेश जाना है बाइक से मैं चला जाऊँगा, हरिद्वार जाना है बाइक से मैं चला जाऊँगा, ठीक है। पहाड़ों पे तो मैं लंबा राइड के लिए बोल सकता हूँ, पहाड़ी ठंडा होता है तो ठंडे में इसका इंजन हीट नहीं करता, क्योंकि मैं धनौल्टी टहरी गया हूँ बाइक से, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे, ठीक है। लेकिन जब नीचे गया था हरिद्वार गर्मी में, तो इसमें ओवर हीटिंग का इशू आया था, तभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। और देखो भाई, अगर मैं इसका ओवरऑल रिव्यू दूं तो भाई ओवरऑल अगर इसके प्राइस से कंपेयर करें, 1.5 लाख के अप्रॉक्स की गाड़ी आती है, ठीक है। तो भाई 1.5 लाख के हिसाब से तो आप देखो तो इसमें आपको बहुत ही फ़ायदे हैं, क्योंकि 1.5 लाख पे मुझे तो नहीं लगता कि N150 से बेटर गाड़ी कोई है। अगर कोई है तो भाई तुम लोग कमेंट करो, बताओ मुझे कि इससे बेटर गाड़ी 1.5 लाख के अंदर कौन सी आ रही है। मुझे तो नहीं लगता कोई इससे बेटर होगी, ना डिज़ाइन के मामले में, ना फीचर्स के मामले में, ठीक है, ना ही लुक्स के मामले में, किसी के मामले में भाई 1.5 लाख से बेटर तो ये मुझे कोई लगता है ही नहीं। और अगर आपने मॉडिफाई करा ली, जैसे हमने कराई मॉडिफाई, तब तो भाई ये एकदम धांसू किलर, तब तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं भाई। जब आप स्टॉक लोगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ सिंपल सी, लेकिन भाई जब हमने मॉडिफाई कराई तो आप लोग खुद देख रहे हो क्या गजब लुक निकल के आ रहा है, ठीक है। और सस्पेंशन जब से मैंने हाई कराया है, थोड़ा सा हाई हुआ है, अप्रॉक्स 1-1.5 इंची हाई हुआ है, लेकिन भाई लुक अच्छा आ रहा है, बहुत तगड़ा लुक आ रहा है। मेरा तो मन था कि मैं सस्पेंशन पे वेल्डिंग करा के उसको और एक्सटेंड कर दूँ, ऊंचा करा दूँ, लेकिन फिर यही हुआ कि वो फिर लोग बोले कि भैया सीट हाइट बहुत ऊंची हो जाएगी, और फिर थोड़ी सी मतलब अटपटी सी भी लगेगी। अटपटी सी क्या, फिर यही होता कि मम्मी पापा नहीं बैठ पाते, तो फिर मुझे थोड़ा सा उसके लिए मैं कहा छोड़ो यार, हटाओ, इतना भी कोई ऊँचा करने का शौक नहीं है। तो फिर मैंने उतने में छोड़ दिया, 7 पे करा के। फिर मतलब खुलवा करना तो झमेला भी था थोड़ा सा, मैं कहा चलो कोई नहीं, अपना काम चलाने से मतलब है, इतना भी बहुत है, काम चला हो रहा है ना। तो भाई यही है। और सजेशंस में अगर मैं दूं तो भाई इस गाड़ी को अगर आप लेते हो तो भाई अगर आपको मॉडिफाई कराना है तो आप मॉडिफाई से करा सकते हो, लोग तो ऐसे भी चलाते हैं स्टॉक भी। तो और दूसरी चीज़, हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गया, मैं बता देता हूँ। कुछ लोग पूछ रहे थे कमेंट में कि भाई ये जो नंबर प्लेट मैंने अगर करवाया है पत्ती पे तो क्या वाइब्रेट करता है। तो भाई देखो पत्ती थोड़ी सी पतली है जो लगाया है, तो झटके झटके में हिलता है, हल्का सा तो हिलेगा ही, ऑब्वियस सी बात है, एकदम स्टिफ नहीं रहता। लेकिन ऐसा अगर वो झंझना रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको डिस्टर्बेंस ही बिल्कुल नहीं देगा, ठीक है। और इसका भाई टर्निंग रेडियस बहुत बढ़िया है, इसका टर्निंग रेडियस अच्छा है। स्पोर्ट्स बाइक लेकिन फिर भी इसका अच्छा है टर्निंग रेडियस। ये भाई यहाँ पे बड़ा मज़ा आता है मुझे गाड़ी चलाने में, एकदम आवाज़ करते हुए जाता हूँ। ऊपर चढ़ाने में तो और मज़ा आता है एकदम आवाज़ करते हुए, नीचे तो चलो भी नहीं भगा सकता, ऊपर लाता हूँ ना जब उस साइड से तो बड़ा मज़ा आता है, पूरा एकदम मोहल्ला ही गूंज उठता है, ठीक है। तो भाई सजेशंस में तो मैं यही कहूँगा, अगर आप में ऐसे गेयर वेयर का इशू है, क्योंकि एक बंदा शायद मेरे पे कमेंट किया था, मेरे को याद नहीं है उसका नाम, उसने किया था कि भैया पावर लैग है, ये हो रहा है। तो भाई देखो पावर लैग वगैरह है तो एक बार इंजन अपना चेक करवा लो, ठीक है। और जिसके ट्रांसमिशन फंस रहे हैं तो आई सजेस्ट कि एक बार
दिखवा लो, क्योंकि मैं भी दिखवाऊँगा। ट्रांसमिशन मेरे भी थोड़े फंस रहे हैं गियर इसके। चेन वगैरह इसकी भाई क्लीन रखना हमेशा, ठीक है। और इंजन ओवर हीटिंग का तो देखो ये सोल्यूशन है भाई कि इंजन ऑयल बदल लो, सीधे सीधे इंजन ऑयल आप लोग बदल लो। इंजन ऑयल बदल लोगे तो भाई फिर आपको ओवर हीटिंग का इशू बहुत हद तक कम हो जाएगा। अराउंड मैं कहूँगा 80% तक, 80 के 90% तक सॉल्व हो जाएगा भाई इंजन ओवर हीटिंग का इशू। तो आप लोग वो चीज़ बिल्कुल करा लेना, इंजन ऑयल बदलना। लेकिन इंजन ऑयल भाई आप लोग सेकंड सर्विस के बाद बदलना, क्योंकि फिर भाई लोग कुछ शोरूम वाले नौटंकी करते हैं भाई। अब हमारे यहाँ वाले कहते हैं कि भाई वारंटी वॉइड कर देंगे या सर्विस ख़त्म कर देंगे अगर इंजन ऑयल वगैरह बदला। तो कुछ इनका होता है पॉलिसी वगैरह कुछ होगा, तो एक बार आप देख लेना। डायरेक्टली मत पूछ लेना, ऐसे दिमाग लगा के अपना पूछ लेना, थोड़ा बहुत ढंग के आदमी से पूछना, कोई चंट आदमी से मत पूछना। चंट इंसान थोड़े से ज़्यादा दिक्कत देंगे। तो यही सब कुछ हमारे पॉइंट्स थे, ठीक है भाई। तो 10 को 10 पॉइंट हमने कवर अप कर दिए हैं और सजेशंस भी दे दिए हैं। वैसे तो मैं कहूँगा भाई 1.5 लाख के हिसाब से बेस्ट बाइक है, क्योंकि भाई हमने खुद ही इसको यही सब देख के लिया है, ठीक है। पहले मैं यामाहा FZ लेने वाला था, लेकिन मैं गया था भाई उसका टेस्ट ड्राइव वगैरह किया, उतनी कंफर्टेबल नहीं थी। ये कंफर्टेबल भी थी, प्लस इसका डिज़ाइन लुक भी बड़ा अच्छा था। ऊपर से भाई अपनी इंडियन कंपनी बजाज, तो थोड़ा सा वो भी अच्छा था, क्या कहते हैं, रिलायबल थी। यामाहा में रिलायबल ऐसा नहीं रिलायबल है, बट थोड़ा सा बजाज इंडियन कंपनी थी। पेरेंट्स लोग थोड़ा इसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे, बोल रहे थे यही ले या हीरो ले। हीरो में तो कोई 150 सीसी की नहीं थी, 160 XT वो थी क्या, हॉर्नेट क्या कहते हैं 160 थी कि नहीं थी, याद नहीं आ रहा मुझे। एक्सट्रीम 160 थी शायद उसका, लेकिन मुझे लुक उतना पसंद नहीं आया, इसका लुक ज़्यादा अच्छा लगा, तो फिर अपन ने यही उठाई। क्योंकि मैं 160 लेने ही के मूड में था, तो लेकिन 160 पापा बोले, मम्मी बोली कि बहुत उसका सीट ऊपर है, हम लोग बैठ नहीं पाएंगे। और मज़े की बात तो ये बताऊँ, पापा जब इस पर बैठे तब भी इस पर कंप्लेन करे, बहुत ऊंची सीट है, बहुत ऊंची सीट है। मैं कहा पापा आप एक काम करो, अगली बार ना मैं स्प्लेंडर लेता हूँ 1-2 महीने बाद, तो फिर स्प्लेंडर पे आपको घुमाऊँगा। आप इतनी जब नॉर्मल सीट है तब कह रहे ऊपर है, तो वही बात है भाई, अब क्या ही बोल सकते हैं। कोई नहीं भाई, हमारे लिए तो बढ़िया है, हमारे तो काम कर रही है, बढ़िया है। इसका बाकी कोई दिक्कत नहीं आती है। इंजन में तो बस थोड़ा सा यही दिक्कत है, वाइब्रेशंस तो भाई नहीं है। हाँ एक चीज़ मुझे लगता है यार, इसके टायर का आगे वाला जो टायर है ना, वो थोड़ा सा भाई पतला है भाई। 90-70 का टायर दिया है, पीछे शायद 120 है। अगर आगे थोड़ा सा 100 का टायर देता है ना, तो लीनिंग वगैरह में ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। ऐसे लीनिंग वगैरह में ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है, थोड़ा सा लगता है कि वो हल्का सा वैसा लगता है शंका जैसा। तो बस थोड़ा सा अगर 100 सेक्शन का भी कर देते ना भाई तो बढ़िया है। अगर आप लोग चाहो तो आगे के टायर 100 सेक्शन का करवा लेना, ज़्यादा मतलब आप लोग को बढ़िया लगेगा। और मेरे ख्याल से कुछ माइलेज वगैरह का असर भी नहीं पड़ेगा, पावर वगैरह पे बढ़िया ही रहेगी। क्या 90 से अगर 100 कराते हो, ठीक है गाइस। तो बाकी और भी जो भाई आप लोग के रिव्यू कह रहा हूँ सॉरी, क्वेश्चन वगैरह हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं अपने कमेंट में पूछ लेना भाई। और भाई यार सब्सक्राइब करो, ठीक है। मैं टारगेट क्या दूँ आप लोग को, दे देता हूँ भाई, कम से कम इसमें ज़्यादा नहीं तो 100 लाइक्स तो करवा ही दो। मैं क्या ही बोलूँ, आप लोग करवाओगे तो कितना ही करवाओगे। मैं तो उम्मीद भी नहीं कर रहा हूँ लास्ट तक कोई आदमी यहाँ तक आएगा, ठीक है। जो बंदा आएगा उसको दिल से थैंक्स, क्योंकि आजकल अटेंशन स्पैन बहुत लोगों का कम ही हो गया है। सब रील देखने के शौकीन है, रील शॉट वाले। अब यही शॉट बना के 10 रील शॉट डालूँ मैं 10 पॉइंट्स के साथ ना, तो मेरे वो हज़ारों में व्यू चले जाएंगे, 10-10 हज़ार चले जाएंगे। ये लंबा मैं बना के डाल रहा हूँ तो नहीं जाएंगे, कोई नहीं देखने का। तो भाई ऐसे ना करो यार मेरी जान, देखा करो अच्छे से। इतनी मेहनत करते हैं, बनाते हैं, सुबह निकलते हैं। अभी देखो अपन जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, अपना सब खाना पीना बना के। तो ऐसे ना करो मेरी जान, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा भाई प्यार मोहब्बत दिखाओ यार। ऐसे ना करो भाई, अपने भाई बंधु हो तुम लोग, थोड़ा प्यार मोहब्बत दिखाओ। किसी की अपनी मेहनत है, तो ऐसा ना हो कि डिमोटिवेशन फील होने लगे कि छोड़ ही दिया आदमी ये सब ब्लॉग वगैरह करना। ऐसा ना करो भाई, सब्सक्राइब करो। 90% से ऊपर लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, बहुत बुरा लगता है देख के, ठीक है। तो भाई आप लोग बताना फिर कि कैसा लगा इन्फॉर्मेशन इस बाइक का मेरे। और भी चीज़ अगर कुछ मॉडिफिकेशन से रिलेटेड बात करनी है, सजेशन लेना है, तो सब भी आप लोग बताना। और यार इसका मैं सोच रहा हूँ ECU रीमैप करवाऊँ, ये मैं थोड़े दिन से सोच रहा हूँ। तो इसका मैं भी कोई एक्सपर्ट खोज रहा हूँ कि देहरादून में आपको कोई बहुत बढ़िया एक्सपर्ट मालूम हो जो बहुत अच्छे से काम करे, ठीक है, तो मुझे सजेस्ट करना। तो मैं उसी से ECU रीमैप कराऊंगा, इसका RPM इंक्रीज़ करूंगा, फिर देखते हैं इसकी टॉप स्पीड कितनी जाती है। अभी तो यार जब पिछली बार था तो 2 लोग के साथ 112 तक मैं लेके गया था, और मुझे पक्का लगता है कि 117-18 तो जाती ही जाती है, तो मैंने रोक दिया, ठीक है। तो चलो भाई गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब आप लोग अपना आगे प्यार मोहब्बत दिखाते रहो यार, और जो भी डाउट्स है, जो भी सजेशंस है, वो बिल्कुल देना, कमेंट करना, ठीक है।
अब अपन चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय।